अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 8 का लेक्चर एक और रिकॉर्ड करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव। जैसे पिछले लेक्चर में हमने वेव का एक टाइप डिस्कस किया था जिसको हम प्रोग्रेसिव वेव्स कह रहे थे, ठीक है, या प्रोग्रेस या ट्रेवलिंग वेव कह रहे थे। आज हम वेव्स के कुछ और टाइप डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव। What are the mechanical waves? तो हम कहते हैं those waves which require a medium for propagation। जैसे हमें पता है कि जब वेव किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे वाटर वेव है, यानी वाटर वेव्स जो होती हैं वो हमेशा वाटर में प्रोड्यूस की जाती हैं और इसको आगे प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम यानी वाटर की ज़रूरत होती है। इस तरीके से स्ट्रिंग वेव्स, जो वेव्स हम स्ट्रिंग में बनाते हैं उसको भी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जैसे हमारे पास साउंड है, साउंड भी एक किस्म की मैकेनिकल वेव्स हैं। सो दोज वेव्स विच रिक्वायर a medium for propagation are known as mechanical waves। ये जो mechanical waves हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ mechanical wave, नंबर 1 साउंड वेव, नंबर 2 स्ट्रिंग वेव, नंबर 3 वाटर वेव्स एक्सेट्रा। यानी इन वेव्स को आगे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास वेव का एक दूसरा क्लास है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। What are the electromagnetic waves? तो हम कहते हैं those waves which do not require any medium for propagation। Those waves which do not require any medium for propagation। ठीक है, ऐसी वेव्स जिसको प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये वैक्यूम से भी पास कर सकती हैं। दीज कैन पास थ्रू वैक्यूम, और वैक्यूम में इनकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम से पास नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो वैक्यूम से पास कर सकती हैं। जिस तरीके से हम कहें क्या साउंड की स्पीड वैक्यूम में कितनी होगी, तो साउंड की स्पीड वैक्यूम में 0 होगी, क्योंकि साउंड वैक्यूम में से पास नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड एक किस्म की मैकेनिकल वेव है। पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो वो वैक्यूम से पास हो सकती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बेसिकली इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पास ये एबिलिटी है कि वो वैक्यूम में से पास कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बहुत बड़ा क्लास है जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसमें आ जाती हैं पावर वेव्स। पावर वेव्स के बाद हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास आती हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद आती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद आती हैं विजिबल। विजिबल के बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद आती हैं एक्सरेज। एक्सरेज के बाद गामा रेज।
ये जो सारा मैंने लिखे हैं ये सारी की सारी जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी ये सारी वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में से पास हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ आते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम वेवलेंथ किसकी है तो गामा रेज की है। जैसे आप जानते हैं विजिबल जो होती है, विजिबल लाइट जो होती है, इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है और 7000 एंगस्ट्रॉम पे होती है। इस तरीके से आप जानते हैं एक्स रेज हैं, इनकी वेवलेंथ तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी और सबसे जो कम से कम वेवलेंथ है वो गामा रेज के पास है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वेव का एक तीसरा क्लास, और इस क्लास को कहते हैं, इस क्लास को हम कहते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स और यू कैन से डी ब्रोगली वेव्स। व्हाट आर मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स? तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल के पास भी वेव करेक्टर होता है। ये बहरहाल हम इंटर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रख लें, व्हाट आर द मैटर वेव्स? तो हम कहते हैं दोज वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स। जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास एक वेव करेक्टर आता है और उसके वेव करेक्टर को हम मैटर वेव्स कहते हैं। सो दोज वेव्स विच आर associated with moving particles, these are called the matter waves, or you can say these are also known as the de Broglie waves, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनका कॉन्सेप्ट de Broglie ने दिया था। ठीक है, अच्छा, इनके बाद हम वेव्स का एक और टाइप डिस्कस करते हैं। ये जो टाइप हमने डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई उनको मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है। इस तरीके से वेव का एक और क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखें, जब भी वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है ना तो मीडियम के पार्टिकल ऑस्युलेशन करते हैं। अब हम इसकी बेसिस पे क्लास करेंगे। देखें, अगर ऑस्युलेशंस कभी कभी वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में हो सकते हैं, कभी कभी उसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो इसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑस्युलेट करेंगे। सपोज करें अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स एक्स एक्सिस में ऑस्युलेशन कर रहे हैं और वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस में है। वेव भी ऐसे जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे ऑस्युलेशन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या होगी? दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स, those waves in which particles of medium, those waves in which particle of medium are oscillating along the direction of wave propagation, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑस्युलेशन कर रहे हैं, तो हम इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव आप सॉलिड्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सॉलिड्स में भी ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती हैं, गैसेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं इनको कभी कभी हम लोग प्रेशर वेव भी कहते हैं। प्रेशर वेव क्यों कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम साउंड आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो these can be produced or these can be travel in solids, liquids and gases। ठीक है, अगर आप इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो एग्जाम्पल है वो है साउंड वेव। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड के बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग वेव्स।
उसके बाद एक और एग्जांपल है वाटर वेव्स बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर, यानी वो वाटर वेव जो वाटर के सरफेस पे बिलो बनती हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बाद हमारे पास आता है ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? तो हम कहते हैं दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अब ये आपकी वेव जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेशन कर रहे हैं। अब जो पार्टिकल हैं वो वाई एक्सिस में ऑसिलेशन कर रहे हैं और वेव जो है वो आपकी एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है। तो ये समझिए पार्टिकल है, अपनी मीन पोजीशन पे अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं और वेव आपकी एक्स एक्सिस में जा रही है, तो हम इसको कहते हैं ये ट्रांसवर्स वेव है। सो दोज वेव्स in which particles of medium or oscillating perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अच्छा, अब एक बात आप याद रखें, ट्रांसफर वेव्स में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क होता है। देखें, ट्रांसफर वेव हम आगे जाके पढ़ेंगे। ट्रांसफर वेव वो होती है जो पोलराइज होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जो पोलराइज नहीं होती है। तो कैसे हम एनालिसिस करेंगे कि ये ट्रांसफर वेव है या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑल ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, ट्रांसफर वेव के अगर आप एग्जांपल देखेंगे, अच्छा सबसे पहले ये बात याद रखें, ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ट्रेवल हो सकती हैं या सिर्फ और सिर्फ वाटर सरफेस के ऊपर। सो दीज कैन बी जनरेटेड इन सॉलिड्स और सरफेस ऑफ वाटर, और ये भी किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखें, जो हमारे पास ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो यूजुअली सॉलिड्स में जनरेट होती हैं, पर कभी कभी हमारे पास हम जो वाटर सरफेस के ऊपर वेव जो बनती हैं वो भी हमारी ट्रांसफ़र होती हैं क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। तो इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो इनका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी की सारी जो हैं ट्रांसफर वेव्स हैं। वो सारी की सारी ट्रांसफर इसलिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन जो होती है वो आपस में भी परपेंडिकुलर होती हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी उसके साथ भी परपेंडिकुलर होती हैं। सपोज करें अगर आपकी वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती हैं और ये बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के साथ भी परपेंडिकुलर होती हैं। इसलिए हम कहते हैं ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स कहाँ पे, ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी आपसे क्वेश्चन करते हैं कि वाटर वेव्स जो हैं सारी, साउंड को हम पोलराइज कर सकते हैं, तो हम साउंड को पोलराइज नहीं कर सकते क्योंकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जो वेव लॉन्गिट्यूडनल होगी हम उसको पोलराइज नहीं कर सकते। तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल waves cannot be polarized। ठीक है, तो आप ये नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे बुक में, रिपल टैंक।
रिपल टैंक क्या है? तो बेसिकली रिपल टैंक एक किस्म का अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास एक ट्रे होती है, उस ट्रे में हम वाटर डालते हैं और उस वाटर को हम डिस्टर्ब करते हैं, यानी हम वाटर के रिपल्स बनाते हैं और उन वाटर रिपल्स को यूजुअली वाटर वेव्स कहा जाता है। सो व्हाट इज रिपल टैंक? तो हम कहते हैं इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में आ गया इट कंसिस्ट, यू में से कि इट कंसिस्ट ट्रे। इट इज एन अरेंजमेंट in which water waves are produced। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि रिपल टैंक में कौन सी वेव्स बनती हैं। तो कॉमन सेंस है, रिपल टैंक के अंदर वाटर होता है और हम उस वाटर को किसी वाइब्रेटर के साथ डिस्टर्ब करते हैं। जब हम उस वाटर को वाइब्रेटर के साथ डिस्टर्ब करते हैं तो वेव्स जनरेट होती हैं और उन वेव्स को हम कहते हैं वाटर वेव्स। यानी कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। मैं ये एक रफ स्केच बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करें ये एक किस्म की ट्रे है और नीचे हमने, आपके बुक में लिखा हुआ है कि नीचे हमने सपोज करें एक लाइट सोर्स रख दिया है और यहाँ पे हमने कोई, ऐसे समझें कोई स्क्रीन रख दी है, ठीक है। स्क्रीन हमने रखी हुई है ताकि हम यहाँ पे वेव्स देख सकें, ठीक है। ये इसके अंदर सपोज करें कोई वाटर पड़ा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वाटर को डिस्टर्ब करेंगे। जब हम इन वाटर को डिस्टर्ब करेंगे तो हमें रिपल्स नज़र आएंगी। बेसिकली ये वाटर वेव्स हैं और यहाँ पे हमने सोर्स रखा है। इस सोर्स की वजह से यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, मिरर है, और इस मिरर पे हम देख सकते हैं कि किस तरह की रिपल्स बन रही हैं। रिपल्स यूजुअली ऐसे ही बनेंगी, ये ऐसे डार्क लाइन और ब्राइट लाइन्स होंगी, जैसे आपने देखा होगा कभी भी अगर आपने वाटर को डिस्टर्ब किया होगा, इस तरीके से ये स्क्रीन पे हमें नज़र आएंगी। अब यहाँ पे जो बात समझने की ये है कि भाई ये रिपल टैंक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो रिपल टैंक की मदद से हम वेव के बेसिक फीचर्स देख सकते हैं, वेव के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। वेव के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सारे वेव के फीचर्स हैं। सो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट, इट इज़ यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दी बेसिक फीचर्स ऑफ अ वेव। बेसिक फीचर्स में क्या आ गया? रिफ्लेक्शन आ गया, वेव रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। रिफ्रैक्शन आ गया, वेव में रिफ्रैक्शन भी आता है। वेव्स इंटरफेरेंस भी कर सकती हैं और वेव्स में डिफ्रैक्शन भी आ जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वेव के बेसिक फीचर्स देखने हैं तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो हम रिपल टैंक करेंगे। अब रिपल टैंक में एक काम की बात सुन लें, ये आपकी ट्रे है। जब आप वाटर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करोगे ना तो इस तरीके से एक किस्म की रिपल्स भी आपको सरफेस पे नज़र आएंगी। जब आप वाटर को डिस्टर्ब करोगे तो इस तरीके का एक कोई आपको रिपल बनेगा। अब यहाँ पे जब स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको एक ब्राइट लाइन मिलेगी, फिर डार्क लाइन मिलेगी, ब्राइट लाइन मिलेगी और डार्क लाइन मिलेगी। ये जो ब्राइट लाइन है ना, ब्राइट लाइन शो करती है, ब्राइट लाइन शोज दी क्रेस्ट। ब्राइट लाइन जो है वो क्रेस्ट को शो करती है। जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि वेव में क्रेस्ट भी बनते हैं और ट्रफ भी बनते हैं, इस तरीके से मैंने बताया था। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका क्रेस्ट बनेगा, ये आपका ट्रफ बनेगा। अब आप देखें, आप आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ लेंसेज पढ़ते हैं। जैसे एक लेंस होता है, अगर मैं इसे बनाऊं, सपोज ये एक मेरे पास दो लेंस होते हैं, एक को कहते हैं कन्वेक्स, जैसे ये है, ये आपको पता है कन्वेक्स लेंस है, और इस तरीके से ये जो है एक किस्म का डाइवर्जिंग लेंस है। अगर आप इस शेप को देखेंगे तो ये वाला शेप आपको क्या नज़र आ रहा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? तो ये वाला शेप और ये वाला शेप सेम है, यानी ये हमने कहा था कि ये हमारा क्रेस्ट है। तो रिपल टैंक में जो क्रेस्ट होता है
वो जो क्रेस्ट जो होता है वो एक कन्वेक्स लेंस का रोल प्ले करता है और इस वजह से वो ब्राइट लाइन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा लाइट को गैदर करता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे। सो हम कहते हैं ब्राइट लाइन शोज द क्रेस्ट एंड crest acts as a converging means convex lens। ठीक है। इस तरीके से ये वाला शेप अगर आप देखें तो ये वाला शेप क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ज करेगा। जब लाइट डाइवर्ज होगी तो लाइट स्क्रीन पे नहीं आ सकेगी। जब लाइट स्क्रीन पे नहीं आएगी तो हमें डार्क जो है वो लाइन नज़र आएगी, डार्क नज़र आएगा हमें। तो इसलिए हम कहते हैं डार्क लाइन शोज द ट्रफ एंड ट्रफ एक्ट्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ट्रफ जो है वो एक किस्म का डाइवर्जिंग लेंस का रोल प्ले करेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे ब्राइट लाइन कैसे बन रही है, क्योंकि जो हमारा क्रस्ट है वो एक कन्वेक्स लेंस का शेप दिखा रहा है और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, सारी लाइट को गैदर करता है एक पॉइंट पे। इस तरीके से जो डार्क लाइन है वो बेसिकली ट्रफ है। तो ट्रफ क्यों है वो ट्रफ इसलिए है क्योंकि वो सारी लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये रिपल टैंक से स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिपल टैंक। अब आप ये नोट करें तो इस पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। कौन सी वेव्स हैं जो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती? तो आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वही वैक्यूम से पास होंगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होंगी वो पास नहीं होंगी। रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये पास होगी। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है तो ये पास नहीं होगी। माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये पास होगी। हमें देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास, तो इसका मतलब है साउंड वेव पास नहीं हो सकती, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स के लिए कौन सी बात करेक्ट है? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाजमी नहीं है कि ट्रांसफर वेव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों। दीज आर मैकेनिकल वेव्स, ये भी लाजमी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, मैकेनिकल भी हो सकती हैं। दीज कैन बी पोलराइज, ये सही है। जो भी ट्रांसफर वेव होगी वो हमेशा पोलराइज हो सकेगी। देखिए सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर वेव्स हैं, पर ये लाजमी नहीं है कि जितने भी ट्रांसफर वेव्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों। इसीलिए हम बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है दीज कैन बी पोलराइज। Question: the wave in which particles of medium are oscillating along the direction of wave propagation। तो ये मैंने डिस्कस किया था, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। उसके बाद क्वेश्चन है इन रिपल टैंक डैश आर प्रोड्यूस। रिपल टैंक में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो मैंने बताया था रिपल टैंक में हम वाटर होता है और हम उस वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यानी हम वाटर की रिपल्स यानी वाटर की वेव्स बनाते हैं। सो हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द रिपल टैंक मे बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट डैश ऑफ वेव्स। तो रिपल टैंक्स मैंने बताया था बेसिक वेव के जो फीचर्स होते हैं उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वेव के बेसिक फीचर्स रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, इंटरफेरेंस भी है, डिफ्रैक्शन भी है। तो सारे सही होंगे, इसलिए ई होगा। उसके बाद एमसीक्यू से इन रिपल टैंक ब्राइट लाइन शोज डैश बिकॉज इट एक्ट्स एज डैश। तो मैंने बताया था ब्राइट लाइन जो है वो एक किस्म का क्रस्ट होता है और क्रस्ट इसलिए ब्राइट लाइन बनता है क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस नहीं बल्कि कन्वर्जिंग लेंस एक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम एक छोटी सी टॉपिक करते हैं और इसको कहते हैं एनर्जी इन वेव। एनर्जी इन वेव या पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। यू ऑल नो कि हमारे पास जो वेव होती है, वेव इज़ नथिंग बट इट इज़ द कैरियर ऑफ एनर्जी।
जब भी कोई ट्रेवलिंग वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो अपने आप में एनर्जी कैरी करती है। जैसे सन की लाइट है, यहाँ तक आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो अपने साथ एनर्जी को कैरी कर रही है। सो ऑल वेव्स carries the energy. So all traveling wave carries energy from one place to another place. जैसे अगर आप वेव का शेप देखेंगे तो वेव कुछ इस तरीके से, ट्रैवलिंग वेव कुछ ऐसे होती है। जो पार्टिकल यहाँ पे होता है, सपोज करें ये P है, एक पार्टिकल यहाँ Q है, एक पार्टिकल यहाँ सपोज करें कि J है, और एक पार्टिकल यहाँ पे K है। देखें, आपको पता है कि ट्रैवलिंग वेव जो होती है उसमें मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन करते हैं। फर्ज करें एक पार्टिकल P पे है, तो जो P पे पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी क्योंकि ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इस तरीके से जो पार्टिकल K पे है और जो पार्टिकल P पे है, इन दोनों के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर जो पार्टिकल आप J पे देखेंगे, ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, तो इस पार्टिकल के पास जो सारी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। इस तरीके से ये जो पार्टिकल Q पे आप देख रहे हैं, ये मीन और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में है, यानी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पर जब हम बात करते हैं कि पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, तो इसका मतलब होता है द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। और जो वेव पावर ट्रांसमिट करती है उसकी एक्सप्रेशन है 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पावर ट्रांसमिटेड की इक्वेशन है। इसका मतलब है पावर ट्रांसमिटेड बाय जो वेव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। इस तरीके से पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसको हम कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और इस तरीके से इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। सो अगर आप किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड डबल करोगे उसमें एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि जब टाइड्स क्रिएट होती हैं तो एक वेव होती है जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, वो इतनी डेंजरस नहीं होती है, पर एक वेव होती है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो एनर्जी जो वेव की होगी वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी और वो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी। जैसे हमारे पास एक सपोज करें एक हमारे पास इंफ्रासोनिक है या इंफ्रा रेड लाइट है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट है। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड हम सेम रखते हैं तो हम कहते हैं इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो जब भी आप एनर्जी को एनालिसिस करेंगे तो आप 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि इसके पास एम्पलीट्यूड कितना है और इसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है ताकि आप लोग उसको कवर कर सकें। मैंने चैप्टर 6 की टेस्टें दे दी हैं, वो अपलोड हो गई हैं, आप उस चैप्टर 6 को सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर 7 की टेस्ट आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।